हमारे पास आज जो कहानी है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। जयपुर का एक होटल, कमरा नंबर 417 और एक ऐसी मौत जो आज भी एक पहेली है। हमारे स्रोतों में इस सच्ची आपराधिक घटना का पूरा ब्यौरा है, जो 12 अक्टूबर 2018 की एक रात से शुरू होती है। चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। और ये केस सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब इसमें ऐसा लगता है जैसे हर सुराख एक जवाब देने के बजाय दो नए सवाल खड़े कर देता है। एक बंद कमरा, एक मौत और कोई चश्मदीद नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 2018 की शाम, करीब 7:42 पर। 29 साल की एक महिला नेहा वर्मा जयपुर के सिल्वर रिज होटल में चेक इन करती हैं। अकेले? हाँ, बिल्कुल अकेली। और यहीं से अजीब बातें शुरू हो जाती हैं। पहली बात तो कैश पेमेंट है ना? सही। आजकल के डिजिटल जमाने में होटल में कैश पेमेंट करना थोड़ा अजीब है। मतलब लोग अक्सर ऐसा तब करते हैं जब वो कोई डिजिटल निशान नहीं छोड़ना चाहते, अपनी पहचान को थोड़ा छिपा कर रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने खास रिक्वेस्ट भी की। बैल्कनी वाले कमरे की? हाँ, उन्हें बैल्कनी वाला कमरा चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज में वो एक छोटा सा काला बैग और एक सफेद शॉपिंग बैग के साथ दिखती हैं। बाद में जब पुलिस ने रिसेप्शनिस्ट से बात की तो उसने बताया कि नेहा घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उनका व्यवहार बहुत विनम्र था। यहाँ एक मिनट रुकते हैं। ये घबराई हुई लेकिन विनम्र वाली बात, ये बहुत अहम है। अच्छा। हाँ, ये कॉम्बिनेशन अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जो किसी खतरनाक स्थिति में होते हैं, लेकिन किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहते। वो शायद मदद तो चाहते हैं, पर डरते हैं। और बैल्कनी वाले कमरे की मांग का क्या मतलब हो सकता है? वो भी एक इशारा हो सकता है। क्या वो किसी से छिपकर मिलना चाहती थीं? या फिर क्या उन्हें किसी खतरे का अंदेशा था और वो भागने का एक रास्ता खुला रखना चाहती थीं? ये सारी बातें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं कि नेहा उस रात बहुत तनाव में थी, और इस तनाव के पीछे की वजह शायद उनके एक झूठ में छिपी थी। इंटरव्यू वाली बात। हाँ, उन्होंने होटल स्टाफ को बताया कि वो अगले दिन शहर में एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई हैं, लेकिन जब पुलिस ने इस बात की जांच की तो पता चला कि ऐसा कोई इंटरव्यू था ही नहीं। कुछ भी नहीं। किसी कंपनी में कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई अपॉइंटमेंट ईमेल नहीं। हाँ, ये एक केंद्रीय बिंदु है। अगर वो इंटरव्यू के लिए नहीं आई थी तो उनका असली मकसद क्या था और वो उससे क्यों छिपा रही थी? ये सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम उनके चेक इन के बाद की हरकतों को देखते हैं। रात 10:30 से 10:30 के बीच, मतलब करीब 2 घंटे के अंदर नेहा ने 3 बार अपना कमरा छोड़ा। ये बेचैनी का साफ संकेत है। हाँ। वो आराम नहीं कर पा रही थी। शायद किसी का इंतजार कर रही थी या किसी पे नजर रख रही थी। पहली बार तो वो सिर्फ वेंडिंग मशीन तक गई, लेकिन दूसरी बार जो हुआ वो बहुत अजीब है। फायर एग्जिट के पास? हाँ, वो 6 मिनट तक फायर एग्जिट के पास बिना कुछ किए बस खड़ी नहीं। कौन करता है ऐसा? फायर एग्जिट के पास यूं ही खड़े रहना बहुत कुछ कहता है। वो एक ऐसी जगह है जहां से आने जाने वालों पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन वहां खड़े होने का कोई वाजिब कारण नहीं होता। और तीसरी बार वो होटल से बाहर गई, एक फोन कॉल किया, और जब वापस लौटी तो वो और भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। हाँ, रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक वो पहले से कहीं ज्यादा सहमी हुई लग रही थी। वो फोन कॉल, वो इस कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उस कॉल पर जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी जिसने उनके डर को और बढ़ा दिया। और फिर रात 10:58 पर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नेहा ने अपने कमरे के फोन से फ्रंट डेस्क पर कॉल किया। उनकी आवाज कांप रही थी, वो फुसफुसा रही थी। उन्होंने कहा, मेरे कमरे में कोई है, मैंने किसी को अंदर नहीं आने दिया। ये लाइन, ये इस केस की सबसे बड़ी पहेली है। मैंने किसी को अंदर नहीं आने दिया। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि कोई जबरदस्ती घुस आया, लेकिन कमरे में जबरदस्ती घुसने का तो कोई निशान था ही नहीं। तो दूसरा मतलब क्या हो सकता है? कि कमरे में कोई ऐसा था जिसे वो जानती थी, लेकिन अब वो इंसान एक खतरा बन चुका था। शायद वो ये कहना चाह रही थी कि मैंने इसे खुद नहीं बुलाया। जब रिसेप्शनिस्ट ने घबराकर पूछा कि क्या वो सिक्योरिटी भेजें, तो नेहा ने फुसफुसाकर कहा, हाँ, कृपया जल्दी करें। और इसके ठीक बाद लाइन डेड होगी। कॉल कट गई। हाँ। कॉल का इस तरह अचानक कटना चीख चीख कर कह रहा है कि स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी। उस एक पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने नेहा को फोन पर बात करने से भी रोक दिया। सिक्योरिटी को कमरा नंबर 417 तक पहुंचने में सिर्फ 4 मिनट लगे। सिर्फ 4 मिनट? लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आवाजें लगाईं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अंदर से बंद दरवाजा, ये किसी भी जांच को फौरन आत्महत्या की तरफ मोड़ देता है। लेकिन यहां ऐसा सोचना भी नामुमकिन था। कुछ ही मिनट पहले उसी कमरे से एक लड़की ने मदद के लिए फोन किया था। बिल्कुल। तो फिर दरवाजा अंदर से बंद कैसे था?
अगर कातिल अंदर था तो वो बाहर कैसे निकला? कोई चारा ना देख स्टाफ ने मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला। अंदर का सीन बेहद अजीब था। नेहा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। और उनके शरीर पर खरोंच का भी निशान नहीं था। नहीं, कमरे में कोई छीना झपटी या संघर्ष का संकेत नहीं था। सब कुछ अपनी जगह पर था। लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं था। दो बहुत जरूरी चीजें अपनी जगह पर नहीं थीं। हाँ, उनका फोन और वो छोटा काला बैग जिसे लेकर उन्होंने चेक इन किया था, कमरे से गायब थे। और एक और चौंकाने वाली बात, बालकनी का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। अब इन विरोधाभासों को देखिए। दरवाजा अंदर से बंद है, पर बालकनी खुली है। शरीर पर कोई चोट नहीं है, पर सामान गायब है। ये एक ऐसी पहेली है जो किसी भी जांचकर्ता को चकरा देगी। नेहा को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 2:14 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और मौत की वजह? जहर, एक बहुत ही खास किस्म का जहर। जहर से मौत, ये इस बात की पुष्टि करती है कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया हमला नहीं था। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। लेकिन सवाल वही है, कैसे, कब और वो शख्स कमरे से गायब कैसे हो गया? पुलिस की जांच ने इस मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। उन्हें कमरे से जहर की कोई शीशी, कोई सिरिंज मतलब कुछ नहीं मिला। नेहा के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिले। और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। नेहा के शरीर में जो मिला वो एक दुर्लभ शामक दवा थी। दुर्लभ से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाए। ये आमतौर पर अस्पतालों में खास प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल होती है। तो मतलब ये कि जिसने भी ये किया वो कोई आम इंसान नहीं था। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। पुलिस ने जब नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, हाँ, तो उन्हें एक आखिरी आउटगोइंग कॉल मिली। ये कॉल फ्रंट डेस्क पर की गई मदद की कॉल से ठीक 4 मिनट पहले रात 10:54 पर की गई थी। और वो नंबर था उनके पूर्व प्रेमी का। हाँ, पहली नजर में ये एक बहुत बड़ा सुराग लगता है। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ था। बिल्कुल, उस पूर्व प्रेमी के पास एक ऐसी एली भी थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। वो 300 किलोमीटर दूर था। हाँ, एक शादी में था और वो शादी के कई सीसीटीवी फुटेज में दर्जनों मेहमानों के साथ साफ साफ दिख रहा था। उसका वहां होना नामुमकिन था। तो जांच एक बार फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी, 0 पर। और ठीक ऐसा ही हुआ। 3 दिन बाद एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे मामले को हमेशा के लिए बदल दिया। नेहा का फोन? हाँ, उनका गायब फोन होटल से 30 किलोमीटर दूर एक नदी में मिला। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद उसमें कोई जवाब छिपा हो, कोई मैसेज, कोई तस्वीर। जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा संदेश मिला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। डेटा रिकवरी के बाद उस फोन पर रिकॉर्ड किया गया आखिरी वीडियो नेहा का ही था। वीडियो में वो अपने होटल के बिस्तर पर बैठी हैं, चेहरा डरा हुआ है और वो कैमरे में देखकर फुसफुसा रही हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये कोई हादसा नहीं था, मैंने ये खुद नहीं किया। ये सब कुछ बदल देता है। हाँ, ये आत्महत्या की किसी भी बची खुची संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो जानती थी कि उनकी जान को खतरा है। वो दुनिया के लिए एक संदेश छोड़ना चाहती थी। लेकिन सवाल यह है कि अपराधी ने फोन फेंका क्यों? शायद उसे इस वीडियो के बारे में पता ही नहीं था। वो सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स मिटाना चाहता था और हड़बड़ी में फोन फेंक दिया। इन सारे सबूतों और पहेलियों को जोड़कर जांचकर्ताओं के सामने मुख्य रूप से 3 थ्योरीज खड़ी हुई। और कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ कमी है। पहली थ्योरी है अनजान मेहमान। इस थ्योरी के मुताबिक होटल में कोई ऐसा शख्स आया जिसे नेहा जानती थी और जिस पर शायद वो भरोसा करती थी। नेहा ने उसे खुद दरवाजा खोलकर अंदर आने दिया, इसीलिए जबरदस्ती का कोई निशान नहीं है। और उस शख्स ने धोखे से उन्हें जहर दे दिया, उनका फोन और बैग उठाया और फिर खुली बालकनी के रास्ते भाग गया। हाँ, लेकिन चौथी मंजिल की बालकनी से उतरना कितना मुमकिन है? और मकसद क्या था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। होटल के अंदर का काम या इनसाइड जॉब? हाँ, इसके मुताबिक इस हत्या में होटल का ही कोई स्टाफ सदस्य शामिल हो सकता है। सोचिए, उस फ्लोर के हॉलवे में कोई कैमरा नहीं था, सबूत गायब कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात, दरवाजा। किसी स्टाफ सदस्य के पास मास्टर चाबी होती है। ये थ्योरी दरवाजे वाली गुत्थी को तो सुलझा देती है, लेकिन मकसद? वही बात, मकसद का क्या?
पुलिस ने सबसे पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे दमदार थ्योरी, टारगेटेड किलिंग। इसके पीछे कोई पुराना कनेक्शन है? बहुत गहरा। जांच में पता चला कि नेहा ने अपनी मौत से सिर्फ 2 महीने पहले एक व्यक्ति के खिलाफ उत्पीड़न और पीछा करने की एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा और ठोस मकसद सामने लाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस व्यक्ति पर नेहा ने आरोप लगाया था, वो नेहा की मौत से ठीक 1 हफ्ता पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। क्या? हाँ, और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये थ्योरी सबसे मजबूत मकसद पेश करती है, या तो बदला लेना या फिर किसी राज को हमेशा के लिए चुप करा देना। लेकिन इन सभी थ्योरीज के बावजूद आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। केस अनसुलझा है। हाँ, और कमरा नंबर 417 उसे जांच के लिए 6 महीने तक सील कर दिया गया था। लेकिन उस कमरे की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाँ, इस मामले के बाद होटल से जुड़ी कुछ अजीब और अप्राकृतिक बातें भी सामने आने लगीं। बाद में जब कमरे को दोबारा मेहमानों के लिए खोला गया, तो कई लोगों ने उस कमरे से अजीब आवाजें आने की शिकायतें की। कुछ ने कहा कि उन्हें बंद खिड़कियों के बावजूद कमरे में अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं। और सबसे अजीब बात, फ्रंट डेस्क पर खाली कमरे से फोन आने की शिकायत है। हाँ, और वो कमरा था नंबर 417। देखिए, ऐसी दर्दनाक घटनाओं के बाद इस तरह की कहानियां अक्सर उन जगहों से जुड़ जाती हैं। बेशक इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि इस केस ने लोगों के मन पर कितना गहरा असर छोड़ा है। नेहा वर्मा की हत्या आज भी एक अनसुलझी फाइल बनकर बंद है। उनके आखिरी शब्द, मैंने ये खुद नहीं किया, आज भी इस मामले के चारों ओर गूंजते हैं। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कोई जुर्म परफेक्ट हो सकता है, जहां सबूत, गवाह और कातिल तीनों हवा में गायब हो जाए। और एक आखिरी विचार जो श्रोताओं के लिए है, यह हमें वो आखिरी वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया था? क्या वो जानती थी कि अपराधी कौन है और वो दुनिया को एक आखिरी सुराग देना चाहती थी, या वो बस अपने उस अनजान डर को रिकॉर्ड कर रही थी जिसका कोई चेहरा, कोई नाम नहीं था? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए कमरा नंबर 417 की दीवारों में